सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। साइंस टेक एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, न्यूट्रिशन की बात चल रही थी और न्यूट्रिशन में हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन कंप्लीट कर लिया था। आज हम फैट की बात करेंगे। फैट क्या होता है? फैट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट की तरह नहीं होते। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट की कंपेयर में कम होती है। अगर फैट को कार्बोहाइड्रेट से कंपेयर करें हम, तो इसमें एनर्जी जो हमें फैट से प्राप्त होती है वो पर ग्राम लगभग कार्बोहाइड्रेट से दुगनी प्राप्त होती है। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर रोज़ाना जो मिलने वाली कैलोरी है वो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। जो मैंने आपको पहले बताया भी था कि लगभग 50 से लेकर 80% तक हमें जो एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट ना मिले तो हमें, मान लो हम भूखे रहें, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक हम भूखे रहते हैं, तो हमें ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? तो हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट का वेट नहीं करती है। अगर कार्बोहाइड्रेट बॉडी को नहीं मिल रही है तो फिर हमारी बॉडी फैट से एनर्जी लेने लग जाती है, यानी कि फैट बर्न होने लग जाता है। तो और ये फैट हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होती है। तो हमारी बॉडी में जो स्किन के नीचे फैट स्टोर रहती है, ये फैट बर्न होने लग जाती है और इसी से हमारी बॉडी एनर्जी लेने लग जाती है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि दूसरे नंबर पर हमारी बॉडी जो एनर्जी लेती है वो फैट से लेती है। लेकिन पर ग्राम की बात करें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें फैट से ही प्राप्त होती है। तो हम सभी जानते हैं कि रोज़ाना हम फैट भोजन में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लेते हैं। हम घी भी खाते हैं, हम घी के अलावा ऑयल वगैरह लेते हैं, और इसके अलावा हम कई ड्राई फ्रूट्स है वो लेते हैं। इन सभी में फ़ैट होता है, एग में फ़ैट होता है, इसके अलावा मांस, मछली, इन सब में फ़ैट होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे भोजन में फ़ैट की मात्रा हम थोड़ी बहुत रोज़ाना लेते हैं। और हमारी बॉडी को एनर्जी फैट से मिलने के साथ साथ में, ये अगर बॉडी फैट से नहीं फैट ले रहे हैं हम, अगर हम फैट को रोज़ाना ले रहे हैं और हमारी बॉडी को जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग फैट एनर्जी में बदल जाती है। उसके अलावा हमारी बॉडी फैट को स्टोर करने लग जाती है। स्किन के नीचे धीरे धीरे फैट स्टोर होने लग जाती है और ये फैट स्टोर होते होते ज़्यादा हो जाती है। कहीं ना कहीं ये दोनों ही रूपों में फैट सही भी है और गलत भी है। तो देखते हैं फैट के बारे में। देखो, यह है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के कंपाउंड होते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है इनमें। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि किसके बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं। फिर बात करते हैं फैट के एक मॉलिक्यूल, एक अणु का जो सिंथेसिस होता है, एक अणु का संश्लेषण होता है, वो संश्लेषण कैसे होता है ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फैट क्या है। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ध्यान रखें। ग्लिसरॉल व वसीय अम्लों के मिलने से, एक अणु तो ग्लिसरॉल का होगा, 3 वसीय अम्लों के अणु होंगे। ये तीनों आपस में मिलकर एस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे, ट्राइग्लिसराइड बनाएंगे या वसा बनाएंगे। ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं इसको। जब एक ग्लिसरॉल और 3 वसीय अम्ल आपस में मिलते हैं तो ट्राइग्लिसराइड का निर्माण करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए इसको ध्यान रखें। फिर उसके बाद में, अच्छा, ट्राइग्लिसराइड को हम एस्टर यौगिक भी कहते हैं। एस्टर यौगिक भी किससे कहेंगे हम, ट्राइग्लिसराइड को। फिर बात करते हैं, यह जल में, अगर फैट की बात करें तो फैट जल में अनसॉल्युबल होते हैं, घुलनशील होते हैं। लेकिन ये घुलनशील भी होते हैं, वो किस किस में होते हैं, ईथर में होते हैं। देखिए, ये किस किस में घुलनशील होंगे, बेंजीन में, एसीटोन में, ईथर में, क्लोरोफॉर्म में, केरोसिन में, इन सब में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। तो यहाँ से ध्यान रखें, जल में क्या होंगे, ये अघुलनशील, लेकिन बेंजीन, एसीटोन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, केरोसिन आदि में घुलनशील होते हैं। फिर बात करें कि वसा जो है वो कैसी होती है, कैसी हम रोज़ाना वसा का कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं। और हम सभी जानते हैं, घी को तो अच्छी तरह सब जानते हैं कि घी कैसा होता है। घी एक तरह से एनिमल फैट है और ये रूम टेम्परेचर पर जो भी वसा होती है वो मैक्सिमम रूम टेम्परेचर पर ये ठोस होती है। सामान्यतः रूम टेम्परेचर पर कैसी होती है, ठोस होती है। फिर बात करें 1 ग्राम वसा की, तो 1 ग्राम वसा से हमें कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है,
तो 1 ग्राम अगर वसा बर्न होगी, फैट बर्न होगी, तो उससे 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी बॉडी को प्रोवाइड होती है। तो कार्बोहाइड्रेट की कंपेयर में जो फैट है ये लगभग दुगनी ऊर्जा देती है। तो अगर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ऊर्जा के आधार पर सबसे ज़्यादा हमें किससे मिलती है, कैलोरी के आधार पर ऊर्जा सबसे ज़्यादा हमें किससे मिलती है, तो ये वसा से मिलती है, ना कि कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट से एक दिन में जितनी हम कैलोरी लेते हैं उसका मैक्सिमम पार्ट कार्बोहाइड्रेट का होता है, जो लगभग 50 से 80% के बीच में होता है। तो वहाँ पर पूछे तो फर्स्ट नंबर पर कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। लेकिन ग्राम के हिसाब से पूछे 1 किलो कैलोरी में कितने ग्राम होती है, तब 9.3 किलो कैलोरी वसा से मिलती है, और दूसरे नंबर पर फिर होती है कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट है, वसा शरीर के नीचे एकत्रित होकर टेम्परेचर कंट्रोल करती है। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारी जो स्किन होती है, स्किन के नीचे वाइट एक लेयर होती है जिसे हम चर्बी कहते हैं, और हम बोलचाल की भाषा में कहते भी ज़्यादा हैं कि कोई भी मोटा व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं कि ज़्यादा चर्बी जमा हो गई शायद। तो चर्बी जो जमा हो जाती है उनको ठंड भी कम लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि नीचे चर्बी है, और चर्बी क्या करती है, टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। तो जितने भी एनिमल है, जो हम जैसे इंसानों की बात करें तो इंसानों में तो चर्बी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन अगर दूसरे जानवरों की बात करें तो उनमें चर्बी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको टेम्परेचर कंट्रोल करना होता है। तो देखिए आप, जो शीत प्रदेश में पाए जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं, जैसे पोलर बियर है, तो पोलर बियर क्या करता है, जब गर्मियों के दिन होते हैं तब बहुत ज़्यादा मात्रा में वो मछलियाँ और दूसरे जंतुओं को खाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो चर्बी जमा कर सके। और जब शीत निष्क्रियता में जाएगा वो, तब वो उस चर्बी को काम में लेता है। भोजन नहीं मिलता उस समय और भोजन नहीं करता है, तो वो चर्बी ही उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है और सर्दी से बचाती है। तो ज़्यादातर सभी एनिमल्स में जो फैट है, चर्बी है, ये टेम्परेचर कंट्रोल करने का कार्य भी करती है। ऐसे ही पानी में रहने वाले जितने भी जीव हैं जो कॉल्ड ब्लडेड होते हैं, उनमें भी चर्बी ज़्यादा होती है। वसा की परत स्किन के नीचे बहुत मोटी होती है, जैसे व्हेल वगैरह है, व्हेल मछली में बहुत ज़्यादा मोटी परत होती है, तो वो भी उसमें टेम्परेचर कंट्रोल करने का कार्य करती है। तो इंसानों की बात करें तो इंसानों में जो चर्बी होती है, ये चर्बी कहीं न कहीं हमारे बॉडी टेम्परेचर और हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है। यानी कि एक तरह से इसके मुख्य जो कार्य हैं वो 3 हो गए। एक तो है एनर्जी प्रोवाइड करना, दूसरा है टेम्परेचर कंट्रोल करना, तीसरा है हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना। हमारे आंतरिक अंगों की सुरक्षा भी जो चर्बी की परत होती है वो सुरक्षा प्रदान करती है। इस तरह से इसके 3 मुख्य कार्य हैं। लेकिन मनुष्य में कहीं न कहीं इसका घातक परिणाम भी मिलता है। अगर किसी के चर्बी ज़्यादा होती है तो उसके इंटरनल ऑर्गन या हमारे जो सबसे ज़्यादा एक ऑर्गन है हार्ट है, और हार्ट के साथ साथ में जो आर्टरी और वैन है, इनमें आर्टरी वगैरह में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा जमा हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जमा होने से हार्ट डिजीज़ हो जाती है, यानी कि हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, और हार्ट अटैक आने की संभावना भी ज़्यादा रहती है जो चर्बी का यूज़ ज़्यादा करते हैं। इसलिए क्योंकि मनुष्य समतापी है, और समतापी होने के कारण ये ऐसा नहीं है कि सर्दी से बचने के लिए चर्बी ज़्यादा जमा कर ले, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें फैट की मात्रा उतनी लेनी चाहिए जितनी हमें हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, इससे ज़्यादा हमें नहीं लेनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा फैट का यूज़ कर रहा है तो वो उसको फैट कम कर देनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं न कहीं हमारे कई रोगों का कारण बन जाती है। फिर देखते हैं आगे। यह शरीर को रूखेपन से बचाती है, भय या आघातों से रक्षा करती है। तो हमारी बॉडी की ड्राई हो जाती है उससे बचाती है। तो ऐसा नहीं है कि हमें फैट नहीं लेनी चाहिए, मक्खन हमें हमारे भोजन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो मक्खन हमारी बॉडी को फैट प्रोवाइड करवाता है, और ये फैट जो है वो ड्राइनेस से बचाती है, सूखेपन से बचाती है। जो स्किन है उसमें सूखापन इसकी वजह से नहीं आता है, जिसे हम बोलते हैं खुश्की, रूखापन, वो बॉडी में नहीं आएगा। बॉडी चमकदार रहेगी, चिकनी रहेगी। तो ऐसा कहीं न कहीं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक भी है, लेकिन हद से ज़्यादा मात्रा में लेने पर ये नुकसानदायक हो जाती है। अगर इसके स्रोत की बात करें तो वसा है जो घी से, तेल से, मक्खन से, चर्बीयुक्त मांस से
इसके अलावा स्टेरॉइड वगैरह है, लाइकोपिन है, यूकेलिप्टिस का तेल है, ये सब से हमें वसा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो वसा के प्रकार, तो वसा के प्रकार को हम यहाँ पर दो भागों में डिवाइड करेंगे। संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, इस तरह से हमने इसको दो भागों में बांट लिया है। देखिए, संतृप्त वसा को हम बोलते हैं सैचुरेटेड फैट, और ये है अनसैचुरेटेड फैट। तो सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट की हम बात करते हैं, यानी कि इसको हमने डिवाइड कर दिया है दो भागों में। किसके आधार पर? रासायनिक संयोजन के आधार पर। रासायनिक संयोजन के आधार पर, रासायनिक संयोजन के आधार पर वसा को हमने दो भागों में बांटा है, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। देखिए, सैचुरेटेड फैट क्या होती है? तो अगर केमिस्ट्री की भाषा में भी इसको समझाना चाहें तो सैचुरेटेड फैट वो फैट होती है जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड आता है। यानी कि सैचुरेटेड फैट का जो केमिकल फॉर्मूला होगा उसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या रहेगा? हमेशा सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो हम उसे सैचुरेटेड फैट कहेंगे। और अनसैचुरेटेड फैट की बात करें तो इसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो उसे अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं। तो ये तो हो गई केमिस्ट्री की भाषा में। फिर दूसरी नॉर्मल भाषा में अगर इसको समझाना चाहें तो ये जो संतृप्त वसा है, ये संतृप्त वसा जंतु वसा कहलाती है। जंतु वसा, इसको क्या बोलेंगे हम? जंतु वसा। और अनसैचुरेटेड फैट को बोलेंगे हम पादप वसा। तो इस तरह से भी हम इसको समझ सकते हैं कि जो सैचुरेटेड फैट होती है वो जंतु में पाई जाती है, मैक्सिमम जंतुओं में ही पाई जाती है। कुछ अपवाद हैं, इसके अलावा ज़्यादातर जंतुओं में ही सैचुरेटेड फैट पाई जाती है। फिर अनसैचुरेटेड फैट की बात करें तो जितने भी हमारे ऑयल वगैरह होते हैं जो हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं, पौधों से प्राप्त होते हैं, वो सब अनसैचुरेटेड फैट की श्रेणी में आते हैं। जो ये है संतृप्त वसा, ये रूम टेम्परेचर पर ठोस होती है। रूम टेम्परेचर पर क्या होगी? ठोस होगी। और असंतृप्त वसा की बात करें तो ये रूम टेम्परेचर पर पिघली हुई अवस्था में, यानी कि तेल, जिसे हम बोलते हैं तेल, तो पिघली हुई अवस्था में ये रहती है अनसैचुरेटेड फैट। फिर इसको फिर समझना चाहें तो संतृप्त वसा है जो सुपाच्य, सुपाच्य यानी कि डाइजेस्टेबल होती है। डाइजेस्टेबल फैट होती है। और ये है अनडाइजेस्टेबल, ये डाइजेस्ट नहीं होती पूरी तरह से और ये डाइजेस्ट हो जाती है। देखिए, हम जैसे घी खाते हैं, आराम रोज़ाना घी खा लेते हैं और कितना भी घी खा सकते हैं। पहले के लोग तो बहुत ज़्यादा घी खा लेते थे, आजकल नहीं खाते इतना। तो घी आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। कई लोग मांस खाते हैं तो मांस में जो चर्बी होती है उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आराम से डाइजेस्ट हो जाती है। मक्खन खाते हैं, आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। तो जो जितनी भी जंतुओं से मिलती है वसा, अब जंतु से घी भी जंतुओं से मिल रहा है। इसके अलावा जंतुओं की मांस में जो चर्बी होती है वो भी जंतुओं की होती है, तो वो सब लोग खाते हैं और आराम से डाइजेस्ट हो जाती है। तो इसलिए हम इसको डाइजेस्टेबल फैट भी कहते हैं। इसी तरह असंतृप्त वसा की बात करें तो असंतृप्त वसा में देखिए, आपने देखा होगा कि जैसे डालडा है, डालडा किससे बनता है? डालडा पाम ऑयल होता है, जो ताड़ से बनता है, खजूर के उससे बनता है, हाइड्रोलाइसिस के मैकेनिज्म द्वारा बनता है। तो वो क्या है? असंतृप्त वसा है। अगर उसको ज़्यादा खा लेते हैं, जैसे कई लोग जो
प्रोग्राम होते हैं शादी वगैरह में, जिसमें अगर डालडे का यूज़ ज़्यादा कर लेते हैं तो लोग बीमार पड़ जाते हैं। वो क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, उससे बने हुए पकवान डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, हम जो खाते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं पूरी तरह से, तो बीमार हो सकते हैं ज़्यादा मात्रा में खा लेने से। ऑयल वगैरह है, ऑयल को हम थोड़ी मात्रा में यूज़ करते हैं, ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं तो वो भी हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। तो जितनी भी इस तरह से प्लांट से मिलने वाली जो फैट होती है वो असंतृप्त वसा की श्रेणी में आती है। देखो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। इसमें सभी जंतुओं से प्राप्त वसा, ये कह सकते हैं हम, सभी जंतुओं से प्राप्त वसा ये कौन सी होती है? संतृप्त वसा होती है। लेकिन ध्यान रखें, मछली का तेल ये असंतृप्त वसा की श्रेणी में आएगा। मछली का तेल किसकी श्रेणी में आएगा? असंतृप्त वसा की श्रेणी में आएगा। इधर हम लिख लेते हैं, सभी पौधों से प्राप्त वसा, सभी पौधों से प्राप्त वसा। लेकिन जो नारियल का तेल है, नारियल का तेल, ये नारियल का तेल किसकी श्रेणी में आएगा? संतृप्त वसा की श्रेणी में आएगा। देखिए नारियल का तेल क्या है? ये पादप वसा है, लेकिन किस में आएगा? संतृप्त वसा में आएगा, सैचुरेटेड फैट में आएगा। और मछली का तेल एनिमल है, लेकिन ये किस में आ रहा है? असंतृप्त वसा में आ रहा है। तो ये ध्यान रखें, ये इनके अपवाद हैं। तो ऐसा नहीं है कि असंतृप्त वसा है वो खराब होती है और संतृप्त वसा अच्छी होती है, ऐसा नहीं है। संतृप्त वसा की बात करें तो ये कोलेस्ट्रॉल, के लेवल को बढ़ाती है। तो संतृप्त वसा इतनी अच्छी नहीं होती है। संतृप्त वसा अगर हम रोज़ लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, तो ये हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा देती है, जिससे ब्लॉकेज हो जाता है और हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ब्लॉकेज को बढ़ाता है कौन? कोलेस्ट्रॉल। तो संतृप्त वसा लेने से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है। और अनसैचुरेटेड फैट को हम अगर रोज़ाना लेते हैं तो इसमें से ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को, ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नहीं बढ़ाता, कोलेस्ट्रॉल को लेवल को नहीं बढ़ाता। इसलिए तो हम ऑयल वगैरह रोज़ाना खाते हैं, सरसों का तेल वगैरह खाते हैं, तो ये कोलेस्ट्रॉल को लेवल को नहीं बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कौन बढ़ाता है? जंतु वसा बढ़ाती है। इसमें जो संतृप्त वसा है, इसके अंदर हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को शामिल कर सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कौन होते हैं? अलसी का तेल, अलसी का तेल ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। इसके अलावा मछली का तेल है, वो भी ओमेगा 3 फैटी एसिड की श्रेणी में आता है। तो अलसी का तेल कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये हमें क्या प्रोवाइड करवाता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रोवाइड करवाता है। ये किस में होता है? अलसी के तेल में। तो अलसी का तेल भी क्या है? अनसैचुरेटेड फैट है, और ये हमें क्या देगा? ओमेगा 3 फैटी एसिड देगा। ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन रखता है, बढ़ाता नहीं है। अगर हम सैचुरेटेड फैट की बात करें तो ये सभी कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल है, पामेटिक आम्ल, एस्टेरिक अम्ल, ये ऐसे एग्जाम्पल है जो सैचुरेटेड फैटी एसिड के हैं और ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाते हैं। इस तरह से हमने फैट को देखा। फैट को हमने 2 भागों में क्लासीफाई किया है रासायनिक संयोजन के आधार पर, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड।
और ये जंतु वसा होती है, ये पादप वसा होती है। रूम टेम्परेचर पर ये ठोस होती है। ये रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखें कि रूम टेम्परेचर का मतलब होता है कि लगभग जो 25 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर होता है उसको रूम टेम्परेचर कहते हैं। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर ये कैसी होती है, ठोस होती है और ये ऑयल में रहती है। रूम टेम्परेचर पे ठोस होती है। उसके अलावा ये कैसी होती है, डाइजेस्टेबल होती है, सभी जंतुओं से प्राप्त होती है। लेकिन नारियल का तेल है ये जंतु वसा ना होकर पादप वसा है और ये इस श्रेणी में आता है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल को ये बढ़ाते हैं। पोमेटिक अम्ल, एस्टेरिक अम्ल, ये सब सैचुरेटेड फैट की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा जो है घी से मिलने वाली चीज़ें हैं, हमें जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, जिसके अलावा बादाम वगैरह है, जितने भी ड्राई फ्रूट्स है, उससे भी सभी से वसा मिलती है। घी है, मक्खन है, चर्बी है, ये सब सैचुरेटेड फैट के अंदर आते हैं और इन सभी से हमें वसा मिलती है। फिर अनसैचुरेटेड फैट की बात करें तो कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड अगर होते हैं तो यह अनसैचुरेटेड फैट कहलाती है। रूम टेम्परेचर पर पिघली हुई होती है, अनडाइजेस्टेबल होती है। मछली का तेल है वो जंतु वसा होते हुए भी ये इस श्रेणी में आता है। सभी पौधों से वसा प्राप्त होती है। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ये नहीं बढ़ाती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड अनसैचुरेटेड फैट में आता है और ये मछली के तेल और अलसी के तेल से प्राप्त होता है। इस तरह से दोस्तों ये फैट की बात हुई है। तो रीड लेवल पर इसी में से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, तो ध्यान रखें। यहाँ से क्वेश्चन कहीं न कहीं से आपको एग्ज़ाम में मिल सकता है, तो इसको ध्यान से पढ़ें। दोस्तों यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। रासायनिक संयोजन के आधार पर जो मैंने लिखा था, इसकी जगह स्रोत के आधार पर लिखें। तो यहाँ से करेक्शन करें आप लोग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।